लोकतंत्र में गणित का एक सिंपल नियम है, 100 में से 51 आपके पक्ष में हो तो आप राजा। लेकिन दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी हुआ जहां यह गणित फेल हो गया। वहां सड़कों पर सन्नाटा था, पोलिंग बूथ पर कबूतर गुटर गू कर रहे थे। मुश्किल से 10 लोग भी वोट डालने नहीं निकले। लेकिन जब शाम को सरकारी रेडियो पर नतीजा आया तो एंकर का गला भर आया। उसने बताया कि 95% जनता ने हां कहा है। यह वो दौर था जब एक जनरल की आंखों में क्रूरता थी, लेकिन होठों पर मुस्कान, जो मेहमानों को आम की पीटियां भेजता था और अपने ही मुल्क के प्रधानमंत्री को फांसी का फंदा। एक ऐसा दौर जब टीवी के अंदर से न्यूज एंकर नहीं, मौलवी बोला करते थे और क्रिकेट के मैदान पर खेल नहीं, जंग होती थी। यह किस्सा है पाकिस्तान का, उस दौर का जब पाकिस्तान में जिया उल हक का राज था। जिया के भेजे आम किसने लौटाए? इंदिरा की मौत पर जिया 5वें माले पर चढ़ने को क्यों तैयार हुए? क्या हुआ जब इंडियन डिप्लोमेट की गाड़ी पाकिस्तानी जासूसों के सामने पंचर हुई? क्या हुआ जब जिया ने जुल्फिकार अली भुट्टो को टैंक पर चढ़ाया? पाकिस्तानी रईस शराब पीने के लिए क्या जुगाड़ लगाते थे? जिया ने मोहम्मद अली जिन्ना को वैम्पायर क्यों बनाया? ये सब किस्से जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, जिसमें आज कहानी 1970 और 80 के दशक के बीच के पाकिस्तान की। एक ऐसा दौर जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जनरल जिया की मूंछों की तरह थे। कब किस करवट बैठेंगे किसी को नहीं पता था। साल था 1981। प्रभुदयाल मिस्र की राजधानी काहिरा में अपनी पोस्टिंग खत्म कर रहे थे। हर डिप्लोमेट का सपना होता है कि अगली पोस्टिंग यूरोप या अमेरिका में मिले, लंदन, वॉशिंगटन या पेरिस की चमक धमक। प्रभुदयाल भी डे ड्रीमिंग कर रहे थे। तभी एक दिन उनके ऑफिस में एक साथी आया। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके हाथ में टेलेक्स मैसेज था। दया ने पूछा, वॉशिंगटन, लंदन? साथी ने टेलेक्स थमाया। उस पर लिखा था, कराची। सपना टूट चुका था। काहिरा से सीधे कराची, एक ऐसे देश में जाना जिसे भारत में दुश्मन समझा जाता था, जहां 1971 की जंग के घाव अभी भी हरे थे। लेकिन दयाल को तब नहीं पता था कि यह पोस्टिंग उन्हें वो तजुर्बे देने वाली है जो किसी और देश में मुमकिन नहीं थे। दिल्ली में रवानगी से पहले उनकी मुलाकात विदेश मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी SK सिंह से हुई। सिंह ने उन्हें हौसला दिया, लेकिन जाते जाते बोले, ख्याल रखना, कराची हलवा बहुत बहुत लजीज होता है, लेकिन अक्सर इससे बदहजमी भी हो जाती है। इस किस्सा के जरिए आप जो कहानियां सुनने जा रहे हैं वो इन्हीं प्रभुदयाल की किताब कराची हलवा से ली गई हैं। और इन किस्सों के जरिए आप जिया उल हक और 80 के दशक के पाकिस्तान को एक नई नजर से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की राजनीति को समझना हो तो आपको 80 के दशक के उस माहौल को समझना होगा जिसमें प्रभुदयाल लैंड हुए थे। यह दौर था जनरल जिया उल हक का, एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में गजब की क्रूरता थी, लेकिन होठों पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। प्रभुदयाल अपनी किताब कराची हलवा में बताते हैं कि जिया को समझना टेढ़ी खीर थी। जिया की शख्सियत का एक किस्सा काफी मशहूर हुआ। जब उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया और राष्ट्रपति बने तो एक प्रेस रिलीज जारी हुई। इसमें दावा किया गया कि जिया ने दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़ाई की है। अब सेंट स्टीफंस कोई आम कॉलेज तो है नहीं, वहां के एलुमनाई एक दूसरे को जानते हैं। जब कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो किसी को जिया याद नहीं आए। हार कर लोग पहुंचे प्रोफेसर कपाड़िया के पास, जो कॉलेज के चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया माने जाते थे। उन्हें ग्रुप फोटो दिखाई गई। एक धुंधली सी तस्वीर में पीछे खड़े लड़के को देखकर उन्होंने कहा, शायद यही है। बहुत ही साधारण किस्म का छात्र था। लेकिन जिया तो जिया थे, साधारण रहना उन्हें मंजूर नहीं था। कुछ साल बाद सेंट स्टीफंस के टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक ग्रुप पाकिस्तान गया। इसमें प्रोफेसर कपाड़िया भी शामिल थे। जिया ने प्रोटोकॉल तोड़ा। वो खुद उन्हें रिसीव करने आए, डिनर होस्ट किया। पूरी शाम वो प्रोफेसर कपाड़िया के आगे पीछे घूमते रहे, उन्हें अपना पुराना गुरु बताते रहे। उनकी इतनी आओ भगत की कि प्रोफेसर साहब पिघल गए।
वापस आकर जब लोगों ने प्रोफेसर कपाड़िया से पूछा कि जिया कैसे स्टूडेंट थे, तो उनका जवाब बदल चुका था। वो बोले, क्लास का सबसे होनहार लड़का। ये थी जिया की जादूगरी। वो लोगों को अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाना जानते थे और इसी जादूगरी का इस्तेमाल करके वो आर्मी चीफ भी बने थे। एक किस्सा और दिलचस्प है। जिया से पहले कई सीनियर जनरल्स लाइन में थे, लेकिन जिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की कमजोरी पकड़ ली थी। भुट्टो को खुशामद पसंद थी। एक बार जिया ने भुट्टो को मुल्तान बुलाया। वहां उन्होंने भुट्टो के लिए एक खास सेरेमोनियल मिलिट्री यूनिफॉर्म सिलवाई। भुट्टो को वो वर्दी पहनाई गई। फिर उन्हें एक टैंक पर चढ़ाया गया और कहा, सर टारगेट पर निशाना लगाइए। भुट्टो ने फायर किया। सामने का टारगेट उड़ गया। भुट्टो खुश हो गए कि उनका निशाना इतना अचूक है। लेकिन सच ये था कि वो निशाना भुट्टो ने नहीं, बल्कि पास खड़े एक दूसरे टैंक ने लगाया था। जिया ने सब पहले से सेट कर रखा था। भुट्टो इस चापलूसी में ऐसे फंसे कि उन्होंने 7 सीनियर जनरलों को नजरअंदाज करके जिया को आर्मी चीफ बना दिया। उन्हें लगा जिया वफादार आदमी है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसी जिया ने बाद में भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। तानाशाही हालांकि सिर्फ बंदूकों से नहीं चलती, उसे बनाए रखने के लिए जनता को कई बार बंदूक की जगह बातों की गोली देनी पड़ती है। 1977 में सत्ता हथियाने के बाद जिया ने वादा किया था कि वो 90 दिन में चुनाव कराएंगे, लेकिन वो 90 दिन कभी पूरे नहीं हुए। वो तारीख पे तारीख देते रहे। कराची की फिजाओं में उस वक्त एक जोक तैरता था जो उस दौर की हकीकत बयां करता है। किस्सा कुछ यूं है कि जिया का नाई हर सुबह उनकी हजामत बनाने आता था और बाल काटते वक्त पूछता था, सर इलेक्शन कब करा रहे हैं? जिया टाल देते। लेकिन जब नाई ने रोज यही पूछना शुरू किया तो एक दिन जिया भड़क गए। उन्होंने डांटा, तुम नाई हो, तुम्हारा राजनीति से क्या काम? तुम रोज इलेक्शन की रट क्यों लगाते हो? नाई ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, सर मुझे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। बस बात यह है कि जैसे ही मैं इलेक्शन शब्द बोलता हूं, डर के मारे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे शेव करने में आसानी होती है। यह सिर्फ जोक नहीं, पाकिस्तान का सच था। वहां चुनाव के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा था। जिया ने 1984 में एक रेफरेंडम कराया, यानी जनमत संग्रह। सवाल यह नहीं था कि क्या आप जिया को राष्ट्रपति चाहते हैं, सवाल यह था कि क्या आप पाकिस्तान में इस्लामिक कानून चाहते हैं। जिया ने कहा कि अगर जवाब हां है तो इसका मतलब है कि आप मुझे राष्ट्रपति भी बनाना चाहते हैं। लेखक प्रभु दयाल बताते हैं कि उस दिन वो कराची की सड़कों पर थे। पोलिंग बूथ खाली पड़े थे। मुश्किल से 10% लोग वोट डालने आए थे। लेकिन शाम को जब सरकारी नतीजा आया तो 95% वोट पड़े और सबने हां कहा। इस चुनाव पर भी एक किस्सा काफी मशहूर हुआ। जिया के एक विदेशी दोस्त ने उनसे पूछा कि यार इतनी शानदार जीत कैसे मिलती है। जिया ने अपना चुनाव आयोग उसके देश भेज दिया। चुनाव हुए, स्टाफ वापस आया। जिया ने पूछा, नतीजा क्या रहा? 95%। स्टाफ बोला, जी सर 95%। जिया ने पूछा, तो मेरा दोस्त जीत गया? स्टाफ ने सिर झुकाकर कहा, नहीं सर, वहां भी आप ही जीते हैं। इस दौर में जिया को अपनी सत्ता चलाने के लिए नए चेहरों की जरूरत थी। ऐसे लोग जो उनके वफादार हों। उनकी नजर पंजाब के एक बिजनेस टाइकून के बेटे पर पड़ी। उस लड़के के परिवार की स्टील मिल को भुट्टो ने नेशनलाइज कर दिया था। वो लड़का राजनीति में सिर्फ इसलिए आना चाहता था ताकि अपनी मिल को वापस ले सके। जिया ने उसे पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बनवा दिया। उस लड़के ने अपनी मिल वापस ली और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ता गया। उस लड़के का नाम था नवाज शरीफ। यह पाकिस्तान की राजनीति की सबसे बड़ी आयरनी है। नवाज शरीफ को राजनीति में लाए तख्ता पलट करने वाले जनरल जिया और सालों बाद उन्हीं नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल किया दूसरा तख्ता पलट करने वाले जनरल मुशर्रफ ने। प्रभु दयाल लिखते हैं, कराची में पोस्टिंग का मतलब सिर्फ दफ्तर में बैठकर फाइलें निपटाना नहीं था। इसका मतलब था एक ऐसे शहर में रहना जो अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूज था। 80 के दशक में कराची की डेमोग्राफी बड़ी दिलचस्प थी। यह सिंध प्रांत की राजधानी थी, लेकिन यहां सिंधी आबादी सिर्फ 7% थी। 60% से ज्यादा आबादी उन लोगों की थी जो बंटवारे के वक्त भारत से यहां आए थे, यानी मुहाजिर। इन मुहाजिरों के लिए भारत दुश्मन देश नहीं, बल्कि वो जगह थी जहां उनकी जड़ें थी, उनके रिश्तेदार थे। यही वजह थी कि कराची में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर हर रोज हजारों लोगों की भीड़ लगती थी।
एक दिन में 1000 से ज्यादा वीजा जारी होते थे। लोग भारतीय अफसरों को दुआएं देते थे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को यह मेल जोल पसंद नहीं था। भारत जाने के लिए लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, यानी लाहौर बागा बॉर्डर से जाना पड़ता था। सिंध से राजस्थान का सीधा रास्ता था, खोखरा पार मुनाबाव का रेल रूट। यह बहुत छोटा रास्ता था, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसे खोलने को तैयार नहीं थी। वजह सुरक्षा नहीं बल्कि धन था। लाहौर में एक पंजाबी लॉबी थी। बागा बॉर्डर पर कूली, ट्रांसपोर्टर्स और होटलों का धंधा चलता था। अगर सिंध का रास्ता खुल जाता तो लाहौर वालों की कमाई बंद हो जाती। इसलिए आम आदमी पिसता रहा ताकि लाहौर के व्यापारियों की जेबें भरती रहें। पाकिस्तानी अफसरों की सोच किस हद तक अजीब थी, इसका एक किस्सा प्रभु दयाल सुनाते हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट से पूछा कि आप भारतीयों को वीजा देने में इतनी आनाकानी क्यों करते हैं? लोग बस अपने रिश्तेदारों से मिलने ही तो आते हैं। उस डिप्लोमेट ने जवाब दिया, अगर हम वीजा देंगे तो ये भारतीय पाकिस्तान में ही बस जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात भारत से बेहतर हैं। प्रभु दयाल ने उसे याद दिलाया कि जनाब, पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी भारत से कहीं ज्यादा है। लेकिन वो डिप्लोमेट नहीं माना। जब उसके पास कोई तर्क नहीं बचा तो वो झुंझलाकर बोला, जब तक तुम हमें कश्मीर नहीं दोगे, हमसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। खैर, ये तो थी जनता की बात। अब बात करते हैं एक डिप्लोमेट की निजी जिंदगी की। कराची में उस वक्त भारतीय डिप्लोमेट्स के साथ साथ साए चलते थे। साए यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जासूस। प्रभु दयाल बताते हैं कि उनके पीछे 2 जासूस परमानेंटली लगा दिए गए थे। एक लंबा और गोरा था, दूसरा छोटे कद का और सांवला। ये दोनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर हर जगह उनके पीछे जाते थे। ये जासूसी इतनी ओपन थी कि कभी कभी अजीबोगरीब हालात बन जाते थे। एक रात प्रभु दयाल डिनर से लौट रहे थे। उनकी कार का टायर पंचर हो गया। उन्हें टायर बदलना नहीं आता था। वो सड़क पर ही खड़े हो गए। कुछ दूरी पर वो दोनों जासूस भी अपनी बाइक रोककर खड़े थे और तमाशा देख रहे थे। प्रभु दयाल को एक आइडिया आया। वो चलकर उन जासूसों के पास गए। जासूस घबरा गए कि ये डिप्लोमेट हमारे पास क्यों आ रहा है। दयाल ने उनसे कहा, देखो भाई, मुझे टायर बदलना नहीं आता। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा, और अगर मैं यहीं खड़ा रहा तो तुम्हारी ड्यूटी भी खत्म नहीं होगी। तुम भी घर नहीं जा पाओगे। तो चुपचाप आओ और टायर बदलो। बात पते की थी। जासूसों ने अपनी बाइक साइड में लगाई, कोट उतारा और भारतीय डिप्लोमेट की गाड़ी का टायर बदला। कराची की चमक धमक से दूर पाकिस्तान का एक और चेहरा था, लरकाना। यह जुल्फिकार अली भुट्टो का शहर था। जब प्रभु दयाल वहां गए तो हैरान रह गए। सड़कें टूटी हुई थी, गंदगी का अंबार था। जिया उस शहर को सजा रहे थे क्योंकि वो भुट्टो का गढ़ था। दयाल बताते हैं कि लरकाना एयरपोर्ट का टॉयलेट उनकी जिंदगी का सबसे गंदा टॉयलेट था। उन्होंने लिखा है कि भारत के रेलवे स्टेशनों के टॉयलेट भी उससे कहीं बेहतर होते थे। लरकाना के पास ही मोहनजोदाड़ो के खंडर भी थे, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, यूनेस्को हेरिटेज साइट। लेकिन वहां एक भी टूरिस्ट नहीं था। रहने के लिए सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। पाकिस्तान सरकार ने अपने ही इतिहास के इस हिस्से को पूरी तरह नजरअंदाज कर रखा था, शायद इसलिए क्योंकि वो इस्लामिक इतिहास नहीं था। इस विरोधाभास पर कराची में एक लाइन काफी मशहूर थी। जब कोई इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ करता था तो कोई ना कोई पाकिस्तानी तंज कसते हुए कहता, हाँ भाई, इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो पाकिस्तान से 100 मील दूर है। जनरल जिया सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही खेल नहीं कर रहे थे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मंझे हुए खिलाड़ी थे। अमेरिका और भारत दोनों को एक साथ चकमा देना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिया इस पे माहिर थे। ये वो दौर था जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सेना उतार दी थी। अमेरिका को रूस से लड़ने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी। जिया इस मौके को भुनाना जानते थे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने पाकिस्तान को $350 मिलियन की मदद ऑफर की तो जिया ने उसे पीनट्स कहकर ठुकरा दिया। उन्हें पता था कि रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आने वाली है और रोनाल्ड रीगन उन्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, और हुआ भी वैसा ही। रीगन आए और पाकिस्तान को $3.2 अरब और F-16 लड़ाकू विमान दिए गए। अमेरिका का तर्क था कि यह हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, लेकिन सच्चाई यह थी कि ऐसी कोई बंदूक आज तक इजाद ही नहीं हुई है जो सिर्फ एक ही दिशा में फायर करती हो।
सबको पता था कि इन हथियारों का मुंह अंत में भारत की तरफ ही घूमेगा। उसी दौरान पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। अमेरिका को इसकी खबर थी, लेकिन वो आंखें मूंदे बैठा था। सीआईए के डिप्टी हेड वेर्नॉन वॉल्टर ने जिया से मुलाकात की और सबूत दिखाए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है। जिया ने बिना पलक झपकाए उनकी आंखों में आंखें डालकर सब कुछ नकार दिया। इस मुलाकात के बाद वॉल्टर ने जो केबल यानी रिपोर्ट अमेरिका भेजी, उसमें एक लाइन लिखी थी, या तो इस आदमी को सच में कुछ नहीं पता, या फिर ये अब तक का सबसे शानदार और देशभक्त झूठा है, जिसका इंग्लिश में अनुवाद था, द मोस्ट सुपर्ब एंड पेट्रियोटिक लायर आई हैव एवर मेट। जिया सिर्फ अमेरिकियों से ही झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी अपने जाल में फंसा लिया था। जिया ने मोरारजी देसाई की एक कमजोरी पकड़ ली थी, स्वमूत्र चिकित्सा यानी यूरिन थेरेपी। मोरारजी देसाई इसके सबसे बड़े समर्थक थे। जिया उन्हें फोन करते, बड़े भाई कहकर संबोधित करते और घंटों उनसे यूरिन थेरेपी पर सलाह लेते। वो पूछते कि सर सुबह का पेशाब पीना चाहिए या शाम का। मोरारजी देसाई को लगा कि जिया बहुत नेक और सीधे इंसान हैं जो उनकी इतनी इज्जत करते हैं। इसी भोलेपन में मोरारजी देसाई ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक दिन बातों बातों में उन्होंने जिया को बता दिया कि हमें पता है कि तुम कहूटा में परमाणु बम बना रहे हो। जिया सन्न रह गए। उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट में भारत के जासूस यानी RNAW एजेंट्स मौजूद हैं। जिया ने तुरंत काहूटा की सुरक्षा बढ़ा दी और वहां मौजूद RNAW के पूरे नेटवर्क को चुन चुन कर खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, जब इजराइल ने भारत से कहूटा पर हमला करने के लिए अपने विमानों को ईंधन भरने की इजाजत मांगी तो मोरारजी देसाई ने मना कर दिया। बाद में जिया ने मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया। बेनजीर भुट्टो ने तो इसे देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में नवाज शरीफ ने मुंबई आकर उन्हें यह सम्मान दिया। जिया की मैंगो डिप्लोमेसी भी गजब की थी। वो दुनिया भर के नेताओं को आम की पेटियां भेजते थे, इंदिरा गांधी को भी भेजते थे, लेकिन हर कोई उनके झांसे में नहीं आता था। श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायके ने जिया के भेजे आम वापस लौटा दिए थे। साथ में एक चिट्ठी भी भेजी जिस पर लिखा था, मैं उस शख्स से तोहफा नहीं ले सकती जिसके हाथों पर पाकिस्तान के चुने हुए प्रधानमंत्री का खून लगा हो। वो इस चिट्ठी में जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर रही थी। खैर, आम और खास की इस कहानी का सबसे खौफनाक सिरा जुड़ता है 31 अक्टूबर 1984 से। दिल्ली का अशोका होटल, तारीख 31 अक्टूबर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक लिफ्ट के बाहर खड़े थे। वहां लोगों की भारी भीड़ थी। जिया ने आओ देखा ना ताओ तय किया कि वो सीढ़ियों से ही अपने सीट तक जाएंगे। उनका कमरा 5वीं मंजिल पर था। साथ चल रहे एक अफसर को चिंता हुई। उसने कहा, सर 5वीं मंजिल है, आप थक जाएंगे। जिया ने इधर उधर देखा, उन्हें लगा आसपास सब अपने ही पाकिस्तानी लोग हैं। जिया ने धीमी आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए कहा, आज तो हम 5 मंजिल भी चढ़ जाएंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये वो खुशी थी जो उस वक्त उनके दिल में हिलोरे मार रही थी। वजह, उसी दिन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। जिस औरत ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, वो अब नहीं थी। उस रोज सरहद के उस पार कराची और पाकिस्तान के कई शहरों में मिठाइयां तक बंट रही थी, जश्न मनाया जा रहा था। जिया दिल्ली में मगरमच्छ के आंसू लेकर आए थे, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनकी जुबान पर असली खुशी छलक ही आई। इसी साल का एक और किस्सा है पंजाब से जुड़ा हुआ। 1984 में पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। भारत सरकार को पता था कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। भारत के सूचना मंत्री HKL भगत पाकिस्तान गए। जिया ने उन्हें भरोसा तो बहुत दिया, लेकिन साथ में एक तोहफा भी दिया, एक साहिवाल गाय, क्योंकि भगत का परिवार बंटवारे से पहले साहिवाल, जो पाकिस्तान में है, वहां का रहने वाला था। लेकिन इस दौरे की एक आयरनी देखिए। भगत जी पक्के शाकाहारी थे, तो पाकिस्तानियों ने उनके सम्मान में पूरे भारतीय डेलीगेशन को सिर्फ शाकाहारी खाना खिलाया। डेलीगेशन के बाकी लोग जो नॉनवेज के शौकीन थे, अपना सर पकड़कर बैठ गए। एक मेंबर ने प्रभुदयाल से शिकायत की, यार सोचा था लाहौर के कबाब खाएंगे, लेकिन यहां तो आलू के कटलेट से काम चलाना पड़ रहा है।
अगर आप 80 के दशक के पाकिस्तान में होते तो टीवी ऑन करना एक सजा से कम नहीं होता। जनरल जिया ने तय कर दिया था कि पाकिस्तान को निजामे मुस्तफा बनाना है। टीवी पर फिल्म और गाने बंद थे, डांस बंद था, बस सुबह से शाम तक धार्मिक उपदेश चलते थे। जनता इस कदर बोर हो चुकी थी कि एक जोक मशहूर हुआ। एक आदमी ने राष्ट्रपति जिया को फोन किया और कहा, सर मेरा टीवी खराब हो गया है, प्लीज ठीक करवा दीजिए। जिया भड़क गए, मैं राष्ट्रपति हूं या टीवी मैकेनिक, किसी मिस्त्री को बुलाओ। वो आदमी बोला, सर मैंने कई मैकेनिकों को दिखाया, सबने कहा कि इसे सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। जिया ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे टीवी को? आदमी ने जवाब दिया, सर असल में एक मौलवी साहब टीवी के अंदर घुस गए हैं और वो बाहर ही नहीं निकल रहे। यह सिर्फ मजाक नहीं था, टीवी पर सच में ऐसे मौलवियों का कब्जा था। इन्हीं में से एक थे डॉक्टर इसरार अहमद। ये जनाब टीवी पर आए और मांग कर दी कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए। वजह, डॉक्टर साहब का कहना था कि क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स गेंद को शाइन करने के लिए अपनी पतलून पर रगड़ते हैं और वो जगह उनकी जांघों के पास होती है। जब वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत अश्लील लगता है और इसे देखकर पाकिस्तान की जवान लड़कियों का दिमाग खराब हो रहा है। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, वो जंग का मैदान बन चुका था और इस जंग में हिंदू बनाम मुस्लिम का एंगल जबरदस्ती घुसाया जाता था। 1987 में जब पाकिस्तान ने भारत को बंगलौर टेस्ट में हराया तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर अब्दुल हफीज करदार अपने जज्बात काबू में नहीं रख पाए। वो माइक पर ही चिल्ला पड़े, हमने हिंदुओं को उनकी ही जमीन पर हरा दिया, हमने हिंदुओं पर फतेह कर लिया। प्रभु दयाल लिखते हैं कि यह बात कितनी जाहिलाना थी, क्योंकि जिस भारतीय टीम को उन्होंने हराया था वो सिर्फ हिंदुओं की टीम नहीं थी। उस टीम में मोहम्मद अजरुद्दीन थे, ईसाई रॉजर बिनी थे और सिख मनिंदर सिंह भी खेल रहे थे। टीवी के अंदर मौलवी थे तो बाहर भी माहौल कुछ कम नहीं था। जिया मुल्क में शराबबंदी लागू कर चुके थे। हुक्म था कि मुसलमान शराब नहीं पी सकता। परमिट सिर्फ विदेशियों या नॉन मुस्लिमों को मिलता था, यानी हिंदुओं और ईसाइयों को। लेकिन पीने वालों को कौन रोक सकता है? कराची के रईस मुसलमानों ने इसका भी एक जुगाड़ निकाल लिया था। प्रभु दयाल लिखते हैं कि उस दौर में अमीर मुसलमान हिंदू या ईसाई नौकरों को काम पर रखते थे, इसलिए नहीं कि वो झाड़ू पोछा अच्छा करते थे, बल्कि इसलिए ताकि उन नौकरों के नाम पर बनने वाला लीकर परमिट मालिक हथिया सके। नौकर के परमिट पर शराब खरीदी जाती थी और मालिक की शाम रंगीन होती थी। इससे भी दिलचस्प बात सुनिए, एक तरफ राष्ट्रपति जिया देश को कट्टर इस्लामिक बना रहे थे और दूसरी तरफ उनके एडवाइजर ऑन माइनॉरिटीज का नाम था मीनू भंडारी। मीनू भंडारी एक पारसी थे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी शराब कंपनी मुर्री ब्रूरी के मालिक थे। यानी जिस राष्ट्रपति ने पूरे मुल्क की शराब छुड़वा दी थी, उनका अपना खास सलाहकार देश का सबसे बड़ा शराब कारोबारी था। मीनू भंडारी अक्सर मजाक में कहते थे कि पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष देश बनने के लिए बना था, लेकिन अब सिर्फ कागज पर रह गया है। नफरत का यह जहर स्कूलों की किताबों में भी घोला जा रहा था। जिया के दौर में इतिहास की किताबों को दोबारा लिखा गया। बच्चों के दिमाग में यह भरा गया कि पाकिस्तान हमेशा से मौजूद था और हिंदू हमेशा से दुश्मन थे। स्कॉलर इवेट रोसर ने अपनी रिसर्च में पाया कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में लिखा था, ब्राह्मण पैदाइशी क्रूर होते हैं, अगर उन्हें मौका मिले तो वो निचली जाति के लोगों को शिक्षा से दूर रखने के लिए उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दे। प्रभु दयाल लिखते हैं, ये सब देखकर उनके एक पाकिस्तानी दोस्त ने बड़े दुख के साथ उनसे कहा था, दयाल साहब देखिए भारत में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। आपके यहाँ के नौजवान गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के सीईओ बन रहे हैं और जिया उल हक की मेहरबानी से हमारे देश के नौजवान सिर्फ तालिबान, अल कायदा और लश्कर तैयबा के सीईओ बनने का सपना देख रहे हैं। अपनी इस्लामिक इमेज को चमकाने के चक्कर में पाकिस्तान ने सिनेमा का भी बेड़ा गर्क कर दिया। जिया ने फिल्मों पर इतनी पाबंदियां लगाई कि सिनेमा हॉल बंद होकर शॉपिंग मॉल में तब्दील हो गए। प्रभु दयाल बताते हैं कि उस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही राजधानियां ऐसी थी जहां एक भी सिनेमा हॉल नहीं था, एक सऊदी अरब का रियाद और दूसरा पाकिस्तान का इस्लामाबाद। लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने का शौक फिर भी नहीं गया। 1998 में पाकिस्तान सरकार ने सोचा कि गांधी फिल्म के जवाब में जिन्ना पर एक फिल्म बनाई जाए। मकसद था जिन्ना को गांधी से बड़ा नेता दिखाना, लेकिन यहां भी एक ब्लंडर हो गया। फिल्म तो बन गई, लेकिन जिन्ना का रोल करने के लिए जिस एक्टर को चुना गया वो थे क्रिस्टोफर ली। अब दिक्कत यह थी कि क्रिस्टोफर ली हॉलीवुड में अपने एक रोल के लिए मशहूर थे और वो रोल था
ड्रैकुला का। जैसे ही पाकिस्तान में खबर फैली कि उनके कायदे आजम का रोल एक खून पीने वाला वैम्पायर कर रहा है, बवाल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। क्रिस्टोफर ली को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। शूटिंग के दौरान उन्हें 24 घंटे आर्म्ड गार्ड्स के घेरे में रखना पड़ता। अंत में फिल्म बन तो गई, रिलीज भी हुई, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। खैर, जिया के दौर पर लौटते हैं। जिया का अजीबोगरीब दौर एक अजीबोगरीब हादसे के साथ ही खत्म भी हुआ। अगस्त 1988 में एक विमान हादसा हुआ। जनरल जिया का प्लेन हवा में ही फट गया और जमीन पर आ गिरा। धमाका इतना जबरदस्त था कि शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। प्रभुदयाल लिखते हैं कि एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे कहा था, राष्ट्रपति जिया चले गए, मे ही रेस्ट इन पीसेस। भारत की तरफ से नटवर सिंह उनके जनाजे में गए थे। उन्होंने बाद में लिखा कि भीड़ तो बहुत थी, लेकिन ताबूत लगभग खाली था। कहा जाता है कि उस ताबूत में जिया का सिर्फ एक जबड़ा, नकली दांत और उनका चश्मा ही रखा गया था, क्योंकि बाकी कुछ मिला ही नहीं। तो ये था 80 और 90 के दशक से जुड़ा पाकिस्तान का किस्सा, जिसे लिखा था मेरे साथी कमल ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। इस किस्सा को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए, शुक्रिया।